दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और रुद्रनॉमिक्स संपादकीय में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आज बात करने वाले हैं द हिंदू के आए हुए दो लीड आर्टिकल्स की। और मैं उम्मीद करता हूं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जो है कर लिया है, ताकि आप लोगों तक जो भी हम डेली एडिटोरियल डिस्कस करते हैं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाया करे। चलिए, पहला आर्टिकल जो है, क्योंकि अब आप लोगों को पता होगा कि कल जो है बजट पेश होना है, परसों बजट पेश होना है 1 फरवरी को। तो उसी के संदर्भ में बजट के ऊपर बात करता हुआ ये पहला एडिटोरियल जो है वो लिखा है, जो बात कर रहा है कि किस प्रकार से जो है केंद्र से, सेंटर से स्टेट्स को जो पैसा जाता है, डेवल्यूशन नॉट डेट। तो इसमें ऑथर जो है क्या कहते हैं कि जो यूनियन बजट है, कीनली ट्रैक्ड बाय स्टेट्स, किस चीज के लिए, असेस करने के लिए अपनी ओवरऑल जो सेंटर से उनको शेयर मिलने वाला है सेंट्रल टैक्स डेवल्यूशन के अंदर। और ये क्लियर होता जा रहा है, ऑथर ऐसा कहते हैं कि जो ये स्ट्रीम, मतलब ये जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र से राज्यों को, कि अब ये जो है इट नो लॉन्गर प्लेज अ स्टेबलाइजिंग रोल। एक समय में जो ये करता था स्टेट के फाइनेंसेस में, मतलब जो ये राज्य हैं, जो ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स जो हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो स्टेट्स हैं इनको अब ये कह रही हैं कि हमें जो है निर्भर होना पड़ता है खुद के उठाए हुए लोन्स के ऊपर। और एक समय में क्या था, हम ये जो केंद्र से हमें पैसा आता था इसके ऊपर हम बहुत संतुष्टता के साथ जो है निर्भर करते थे, और ये एक स्टेबलाइजिंग रोल हमारे ओवरऑल फाइनेंसेस के अंदर प्ले करता था, जो आज की डेट में जो है उतना होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये ऑथर जो है ओपनिंग बात कहते हैं। फिर ये फर्दर कहते हैं कि इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए, इसका जो आपको एविडेंस चाहिए, तो वो दिखता है कि कितना ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हुआ है स्टेट के डेवलपमेंट लोन्स। अब स्टेट के डेवलपमेंट लोन्स क्या है, देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती हैं, पहली बात तो स्टेट जो है, राज्य जो है, उनको कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलाउड हैं? केवल लॉन्ग टर्म वाली, शॉर्ट टर्म वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनको इशू करना अलाउड नहीं है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके ये क्या करती हैं, लोन्स उठाती हैं। और ये ऑथर यहाँ पे आर्टिकल जो है हिंदू का, ये कहता है कि देखिए, जो ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, यानी कि ये जीसेक इशू करके जो राज्य कर्जा उठा रहा है, ये इमर्ज करके आया है एज की फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब इससे ही मेजर पैसा जो है स्टेट उठा रहा है। इन्वेस्टमेंट तो आप भूल जाइए, अपने रोजमर्रा के खर्चे उठाने के लिए, डे टू डे स्पेंडिंग नीड्स जो है उनको पूरा करने के लिए भी राज्य जो है इस पे निर्भर करते हैं, बतौर, अगर हम इस आर्टिकल की माने। फिर ये क्या कहता है कि देखिए, जो 2024-25 के रिवाइज एस्टिमेट से बजट के, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है, अगर हम तमिलनाडु राज्य के देखते हैं, तो वो 35% थे टोटल, जो तमिलनाडु के पास रेवेन्यू रिसीट्स आई, मतलब जो टोटल रेवेन्यू में पैसा, रेवेन्यू रिसीट्स में पैसा आया उसका 35, मतलब अगर मान लो 100 रुपए आए, तो 35 रुपए उसमें से तमिलनाडु में जो है वो बतौर स्टेट डेवलपमेंट लोन उठाया। महाराष्ट्र के लिए वही आंकड़ा, सेम आंकड़ा 26% था। और इन्होंने कहा कि लेवल्स दैट वुड हैव कंसिडर्ड फिस्कली एक्सेप्शनल और डेकेड अगो, के मतलब ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल कहता है, लेखक कहते हैं कि अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो 10 साल पहले इतना जो है प्रतिशत एसडीएल में पैसा उठाना जो है वो एक्सेप्शनली हाई माना जाता था, कि वो ऐसा नहीं होता था। ठीक है। फिर ये ऑथर कहते हैं कि इसमें एक इम्पैक्ट रहा है कोविड-19 पैंडेमिक का, और उसके बाद ट्रेंड हमेशा के लिए ही चेंज होकर रह गया। ये शिफ्ट जो है, इट गैदर्ड पेस आफ्टर 2020-21, जब कोविड-19 पैंडेमिक ने एक सीवियर इकोनॉमिक शॉक जो है वो लाके रख दिया सेंटर और स्टेट्स दोनों के ऊपर। और सेंटर का डेवल्यूशन जो है वहां से इट स्टार्टेड टू बी प्रूविंग इनएडिक्वेट। तो उस समय में क्या हुआ कि स्टेट्स जो हैं उन्होंने क्या किया, पैसा जो है वो एफडीएल में, यानी खुद से जो है लोन उठा के अपना खर्चा चलाना शुरू किया। सो दिस डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग बाय द स्टेट्स हैज नॉट रिवर्स्ड सिंस, के उस 2020-21 कोविड के टाइम से जो ये डिपेंडेंस ऐसी एक बार शुरू हुई स्टेट्स की, कि उसके बाद से ये रिवर्स होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो क्या कहते हैं कि स्टेट्स इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, एंड कैसे बोरो करके बाय प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयूज, के जो स्टेट की खुद की अपनी स्टेट की पीएसयूज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स आर डन, किस चीज के लिए? टू फाइनेंस इवन रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, अगर ये आंकड़े जो है यहाँ पे ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, जो आर्टिकल दे रहा है हमें, अगर ये सही है, तो देखिए, ये जो फिजिकल हेल्थ के लिए स्टेट्स की है, अच्छी बात नहीं है ये स्टेट्स के फिजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि आप अगर लोन उठा के और अपने डेली के रूटीन के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं उस लोन के पैसे से कर रहे हैं,
तो माइंड माय वर्ड्स, ये सस्टेनेबल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है। फिर ऑथर कहते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसने रिकमेंड किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंटर है, उसका जो टैक्स का डिविजिबल पूल है उसमें से 41% जो है वो किसको देगा, राज्यों को, वो स्टेट्स को देगा। ठीक है, लेकिन 41% किसका, जो डिविजिबल ये पूल है। ठीक है, कि जो सेंटर ने टैक्स इकट्ठा किया, जो केंद्र ने टैक्स इकट्ठा किया, मान लीजिए 100 रुपए इकट्ठा हुआ तो उसमें से 41 रुपए जो हैं वो जाएंगे स्टेट को, राइट। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इफेक्टिव फ्लो जो है पैसे का, वो इसमें इरोड हुआ है, कम हुआ है विद द ग्रोइंग यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज। अब देखिए यहाँ पे जो सेस और सरचार्ज है, सेस एंड सरचार्ज को लेकर जो खेल है वो ऐसा है कि केंद्र जो है वो ये कलेक्ट करता है पैसा, लेकिन ये सेस और सरचार्ज में जो पैसा इकट्ठा होता है ये डिविजिबल पूल का नहीं पार्ट मानते, ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होता। डिविजिबल पूल सेपरेट होता है, सेस और सरचार्ज जो है वो सेपरेट होते हैं। तो ये सेस और सरचार्ज के ऊपर ये जो फाइनेंस कमीशन की 41% वाली शेयरिंग की जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो मतलब क्या है, ऑथर कह रहे हैं कि देखो सेंटर ने क्या करना शुरू कर दिया है कि सेंटर अपना जो ज्यादातर टैक्स इकट्ठा कर रही है आज की डेट में वो कर रही है सेस लगा के, वो कर रही है सरचार्ज लगा के, और क्योंकि ये पैसा स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता तो स्टेट्स के पास यहाँ पैसा कम आ रहा है, डिस्पाइट के 15th फाइनेंस कमीशन की 41% की रिकमेंडेशन है। ठीक है, चलिए फर्दर ये कहता है कि जीएसटी का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। क्यों, देखिए जीएसटी, पहली बात तो याद करिए जीएसटी क्या है, एक कंजम्पशन, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है ना। ये दो कीवर्ड्स हैं, एक तो कंजम्पशन और दूसरा है डेस्टिनेशन। सोर्स बेस्ड टैक्स नहीं है, यानी कि मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो फर्ज करो कि कोई गाड़ी जो है वो तमिलनाडु में बनती है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई Hyundai मोटर्स की गाड़ी जो है वो तमिलनाडु में बनती है, मान लो i20, ठीक है, लेकिन ये गाड़ी जो है अल्टीमेटली जाके बिकती कहाँ पे है, ये सेल होती है मान लो लेट्स सपोज हरियाणा के अंदर। तो देखो जीएसटी में क्योंकि जो फंडा है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, कि जहां पे अल्टीमेट जो गंतव्य होगा, जो डेस्टिनेशन होगा, जहां पे कंज्यूम होगा, है ना, वहां उसको स्टेट को पैसा जाएगा टैक्स का। तो ये टैक्स का पैसा हरियाणा को जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हरियाणा कंज्यूमिंग स्टेट है, तमिलनाडु को नहीं जाएगा। तो ऑथर कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो स्टेट्स अच्छे इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जिनमें उद्योग अच्छा है, उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा है। क्यों प्रॉब्लम ज्यादा है, कि ये कहते हैं कि विद अ लार्ज इनडायरेक्ट टैक्स बेस सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सब्सटैंशियल शेयर जो है इस रेवेन्यू का वो केंद्र कलेक्ट करता है और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, एक फॉर्मूले के आधार पे जो वीकन करता है फिजिकल लिंक बिटवीन टैक्स एफर्ट एंड रिवॉर्ड। मतलब ये एक तरीके से कहने का इनका मतलब है कि तमिलनाडु के रिसोर्सेज लगे, तमिलनाडु ने जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, तमिलनाडु ने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसका जो वो टैक्स का पैसा था वो गया किसको, कंजम्पशन और डेस्टिनेशन स्टेट को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं कि ये लार्ज जो इनडायरेक्ट टैक्स का बेस है इसमें से भी हमारे पास उतना टैक्स का पैसा नहीं आता। फिर इफेक्ट इसका क्या निकल के आ रहा है कि अब देखो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पेश किया है ऑथर ने, वो कह रहे हैं कि जैसे स्टेट्स के पास ना तो सेंटर के तरफ से जो 15th फाइनेंस कमीशन का 41% वाला पैसा आना है वो उतना बढ़ के आ रहा है बिकॉज ऑफ सेस एंड सरचार्ज, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो आपने जीएसटी लगा दिया जिसमें इंडायरेक्ट टैक्स में अच्छा पैसा पहले तो आता था, लेकिन अब ये क्या है, कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये पैसा दूसरे राज्यों को ज्यादा जाता है जो उतने इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास पैसा कम बचता है, और इस कम बचे हुए पैसे का असर कहाँ देखने को मिलता है, वेलफेयर कमिटमेंट्स के ऊपर, कि चाहे एल्डरलीज की पेंशन हो, चाहे रिटायर्ड जो इनके वर्कफोर्स है उनकी पेंशन है, या मास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं गरीबों के लिए, ये सारी की सारी ऑथर कहते हैं यहाँ पे कि इंक्रीजिंगली पैसा इनके लिए हमें फंड करना पड़ रहा है थ्रू डोमेस्टिक बोरोइंग। ये लिमिट जो है, दिस लिमिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अगर हमारे पास हम ज्यादा अब खर्चा वेलफेयर के ऊपर यहाँ से लोन्स के थ्रू जो है उठा रहे हैं,
ये वेलफेयर वाला एक्सपेंडिचर जो है हम किसके थ्रू कर रहे हैं, लोन्स उठा के। तो नेचुरल सी बात है, अगर यहाँ पैसा ज्यादा जा रहा है तो कहीं और तो कम करना पड़ेगा। तो वो कम कहाँ हो रहा है हमारा, जो हम पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, विच इज एसेंशियल टू सस्टेन ग्रोथ। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टेट का जीडीपी है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हमारे लिए आगे ग्रो करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पैसा जो है वो कम बच रहा है। चलो फर्दर क्या कहते हैं ऑथर, कि ट्रेंड्स कैसे देखने को मिलते हैं। कि देखो जी, ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, अब ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे आ गए, कि अगर हम कंपेयर करें बोरोइंग पैटर्न्स को कुछ स्टेट्स के, तो इसमें इन्होंने पिछले 5 साल में ये 4-5 स्टेट उठाए हैं, सारे स्टेट तो खैर नहीं उठाए, जिसमें इन्होंने मेनली इंक्लूड किया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल को। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, दे कॉन्स्टिट्यूट रफली 35% ऑफ स्टेट्स रेवेन्यूज ऑन एवरेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, विच पीरियड प्रीवियस 5 ईयर पीरियड। ठीक है, और ये पीरियड मोटा मोटा ओवरलैप किसके साथ करता है, कोविड-19 का जो बाद का समय है। तो ये कहते हैं इससे हुआ क्या है, इससे इरोड हुई है स्टेट की फिस्कल ऑटोनॉमी, पोटेंशियली जिसके सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और ये कहते हैं कि जो डेट टू जीडीपी रेशो है स्टेट का, ठीक है, ऊपर आ गया डेट और नीचे आ गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि ये रेशो जो है ये बढ़ेगा। ये बढ़ेगा मतलब जीडीपी जो है स्टेट का, उसके मुकाबले डेट जो है वो बढ़ रहा है। तो ये इसकी फिस्कल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये इसकी वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बुरा है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं वाइल अश्योर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम्स वीकन, कि मतलब जहां जहां से पैसा इसके पास अश्योर्ड आता था, वो पैसा जो है आना कम हो रहा है और ये वीक हो रही है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि इफ डेट रादर देन डेवल्यूशन वो बन जाता है प्राइमरी शॉक अब्जॉर्बर भारत के फेडरल सिस्टम में, तो फिर ये फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है एक स्ट्रेन की तरह उभर के आएगा, कि स्टेट्स जो हैं वो फिजिकल अपनी सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं चला पाएंगी, वो पैसा जो है सही तरीके से नहीं मैनेज कर पाएंगी। ठीक है, तो फिर लास्ट में ऑथर कहते हैं कि देखो जी सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि एक तो हायर इफेक्टिव डेवल्यूशन हो स्टेट्स को सेंटर के द्वारा, और जो सेस और सरचार्ज है इसको डिविजिबल पूल का हिस्सा जो है बना दिया जाए, ताकि ये और जो पैसा एक्स्ट्रा सेंटर इकट्ठा करता है जो स्टेट्स का शेयर नहीं होता, ये भी स्टेट्स के साथ शेयर किया जा सके। So that is how the author concludes this particular editorial, right? So this was the first editorial. Let's move to the second part now. अगला जो एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंडिया अरब लीग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये अब बहुत ही एक अगला हाई प्रोफाइल विजिट है 30-31 जनवरी 2026। इससे पहले अभी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट जो हैं वो होकर गए हैं भारत, और अब ये नया नेक्स्ट हाई प्रोफाइल विजिट जो है 30-31 जनवरी यानी आज और कल जो है विटनेस कर रहा है भारत, लीग ऑफ अरब स्टेट्स ब्रिजिंग कल्चर्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमारे पास कर्नल राजीव अग्रवाल हैं, नो योर ऑथर, वो शायद स्लाइड इसमें से मिसिंग है आज। कर्नल राजीव अग्रवाल ये रिटायर्ड हैं और ये फिलहाल सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट हैं चिंतन रिसर्च फाउंडेशन, ये दिल्ली वसंत कुंज बेस्ड एक थिंक टैंक है। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। चलिए तो देखते हैं कर्नल साहब ने क्या कहा इसके अंदर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कहते हैं कि जैसे भारत आगे आगे और एक मेजर पावर के तौर पे ग्रो कर रहा है, अरब लीग रीजन जो है वो एक क्रिटिकल पार्ट बन जाता है हमारे ग्लोबल मैट्रिक्स का, कि जिस प्रकार से हम डील करते हैं अलग अलग रीजन के साथ और उन कंट्रीज के साथ। प्लस अरब लीग कंट्रीज के लिए भी भारत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पार्टनर के तौर पे उभर के आया है सिंस वी हैव फॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप इन 2002। ठीक है, जहां से हमारी फॉर्मलाइज किया गया रिलेशनशिप को, जिसके बारे में आर्टिकल आगे बात करता है, डिस्कस करेंगे एमओयू साइन करके। तो ये जो है आपका पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पार्ट जीएस पेपर 1 उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और डिप्लोमेसी पूरा का पूरा जो इस रीजन को लेकर भारत की है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लस इसमें कुछ ना फैक्ट्स जो हैं वो भी ऑथर ने शेयर किए हैं हमारे साथ, जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत कंसाइज तरीके से इसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कंसोलिडेट किया है। तो मेक श्योर इसके आप अपने क्रिस्प खुद के नोट्स जो हैं जरूर बना लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आज।
चलिए, तो ऑथर शुरुआत कैसे करते हैं, ओपनिंग कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, ये जो अभी 30-31 जनवरी 2026 को मीटिंग हो रही है, ये दूसरी इंडिया और अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। बहुत मेजर डिप्लोमेटिक आउटरीच है भारत के द्वारा, खासतौर से ऐसे समय में जब मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो न केवल रीजन में बल्कि दुनिया में भी देखने को मिल रहे हैं। और ये कहते हैं कि रीजन एंड वर्ल्ड ग्रैपल कर रहा है विद रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। और इसके लिए ये कहते हैं कि इस ग्लोबल ऑर्डर के चेंज को जो मोशन में लेकर आया है व्यक्ति, उसका नाम है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए ऑथर कहते हैं कि कंप्लीटली डिसरिगार्ड करता है ये व्यक्ति दूसरे कंट्रीज की सॉवरेनिटी की, बाकी कंट्रीज की, बाकी देशों की, बाकी राष्ट्रों की संप्रभुता की पूरी धज्जियां उड़ाता है। एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की भी इसको कोई भी इज्जत नहीं है। कंप्लीट डिसरिगार्ड, टोटल डिसरिगार्ड फॉर रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। आज सुबह उठा, मेरा मन किया 50% टैरिफ लगा दिया, कल सुबह उठा 25% और लगा दिया, परसों सुबह उठा मन किया बोला 500% टैरिफ लगाएंगे ब्रिक्स के ऊपर। बोला था ना एक टाइम पे कि 500% टैरिफ लगा देंगे। सो दिस इज अ कंप्लीटली ल्यूनेटिक काइंड ऑफ लीडर विच द वर्ल्ड इज विटनेसिंग राइट नाउ। चलिए, फर्दर फिर ऑथर कहते हैं कि इस मीट के दौरान जो है और दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। ईरान के ऊपर जो है वॉर क्लाउड यानी कि जो युद्ध है उसके बादल मंडरा रहे हैं। मैसिव मिलिट्री बिल्डअप यूएस के द्वारा वहां पे भी चला हुआ है। सीरिया अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज, लॉन्ग टर्म पीस जो है अभी भी इज अ डिस्टेंस अवे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये गाजा, जिसका गाजा पूरा वो बोर्ड ऑफ पीस जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे नाते रिश्तेदार दोस्त उसमें बिठा के एक अपना पर्सनल यूएन खोलने की कोशिश जो करी है, कि वो फेज 2 जो है गाजा पीस टॉक्स का, दैट इज अंडर वर्क ट्रांजिशनिंग जो है। हाँ, इसमें एक पॉइंट वो और बोलते हैं कि इसराइल का जो अभी वहां से डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं गाजा में, तो उसमें होपफुल है कि हाँ ठीक है, इसराइल हैज हैड एन अपर हैंड। 26 जनवरी को भी पीछे जो लास्ट बॉडी थी जो रिकवर करनी थी वो कर ली थी इसराइल ने वहां से। तो उसके बाद उम्मीद ये है कि इसराइल जो है इसके ऊपर आगे फेवर में ही होगा पीस के लिए। फर्दर मोस्ट सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ऑथर कहते हैं कि एक दो पुराने क्लोज एलाइज के बीच में देयर इज ग्रोइंग रिफ्ट। कौन से दो एलाइज? सऊदी यानी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के, एंड यूएई मोहम्मद बिन जायद एमबीजेड के। एमबीएस और एमबीजेड, एमबीएस लेड सऊदी एंड एमबीजेड लेड यूएई, इनके बीच में जो क्लोज एलाइज थे एक समय के, बहुत रिफ्ट देखने को मिल रही है, इनके बीच में दूरियां देखने को मिल रही हैं। और किस मसले के ऊपर? एक तो यमन का पावर स्ट्रगल, यमन में अपने इंटरेस्ट को लेके, और दूसरा पूरे उस रीजन में जो मिडल ईस्ट वाला पूरा रीजन है उसमें पावर और इन्फ्लुएंस जो कौन कितनी एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसको लेके ये एक और मोस्ट सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ऑथर यहाँ पे नोट डाउन करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, भारत क्या कर रहा है, क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, और ये देख रहा है कि राइवल मिलिट्री अलायंसेस कैसे यहाँ पे उभर के आ सकते हैं। चलिए, फर्दर ऑथर फिर जाते हैं इंडिया एंड द लीग ऑफ अरब स्टेट्स। सो सॉरी, हाँ, इंडिया एंड द लीग ऑफ अरब स्टेट्स। इसमें ऑथर क्या कहते हैं कि देखिए, ओवरऑल हिस्ट्री, मेंबर्स और सारा रिलेशनशिप ट्रेस करते हैं इंडिया का अरब स्टेट्स के साथ। तो ये कहते हैं कि ये अरब लीग, जिसको हम इनफॉर्मली बोल देते हैं, ये ऑफिशियली इट इज नोन एज द लीग ऑफ अरब स्टेट्स, यानी कि LAS। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हम आगे LAS यूज करेंगे। LAS क्या है? लीग ऑफ अरब स्टेट्स। ये 1945 में कायरो में जो है फॉर्म की जाती है। इनिशियली 7 मेंबर जुड़ते हैं, आज की डेट में ये एक्सपैंड करके हो गए हैं 22 मेंबर स्टेट्स, जो नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से आते हैं। भारत के साथ अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ऑथर कहते हैं कि भारत और अरब नेशन जो हैं, ये अरब लीग के जो देश हैं, सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप रहा है हमारा। लेकिन अगर आज की डेट की बात की जाए तो भारत ने 2002 में LAS के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके चलते फॉर्मलाइज किया गया हमारे रिलेशनशिप को, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, कि डायलॉग की जो बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज जो है किया गया। फिर इस MOU के जो एम्स बताए गए कि एक तो बढ़ावा देना, प्रमोट करना, डेवलप करना ट्रेडिशनल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का एंड कोऑपरेशन का बिटवीन इंडिया एंड दी LAS या फिर अरब स्टेट्स। दूसरा, प्रोवाइड फॉर एनुअल मीटिंग्स, के हर साल मीटिंग होगी बिटवीन EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के और सेक्रेटरी जनरल LAS के, यानी कि लीग ऑफ अरब स्टेट्स। चलिए, फर्दर इसके अंदर ऑथर क्या कहते हैं कि देखिए, जो एक और बॉडी है साथ में जो काम करती है, दैट इज
द अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम, AICF। ये 2008 के साल में फॉर्म की गई थी, जब LAS के, लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल आमिर मूसा जो हैं वो दिल्ली जो है विजिट पे आए हुए थे। 2010 में इसको और आगे फर्दर परमानेंट स्ट्रक्चर की तरफ जो है धकेला गया, जब इंडियन एम्बेसडर टू इजिप्ट को जो है डिजिग्नेट किया गया एज इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द लीग ऑफ अरब स्टेट्स। और इसकी 2016 में जो है पहली मीटिंग कंडक्ट की गई बहरीन में, मनामा के अंदर। ठीक है, फिर भारत का LAS के साथ एक पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो भी होता है। वो हर 2 साल में एक बार होता है, वंस इन एवरी 2 years, 2 साल में एक बार, यानी ये बायनियल फ्लैगशिप इकोनॉमिक इवेंट है। जनवरी 2026 जो है, अब जो ये अभी हम देख रहे हैं मौजूदा जो ऑनगोइंग विजिट है, इस ऑनगोइंग विजिट में ऑथर कहते हैं कि ये रिलेशनशिप और नेक्स्ट लेवल हम इसको लेके जा रहे हैं। कैसे? विद द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू इनिशिएटिव, जिसका नाम क्या है, इंडिया एंड अरब कंट्रीज चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। कि भारत और अरब ये जो देश हैं, इनका चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए फिर फर्दर ये ट्रेस करते हैं कि क्या क्या की पिलर्स हैं एंगेजमेंट के। तो देखिए, ऑथर कहते हैं, कर्नल साहब कहते हैं यहाँ पे कि बियॉन्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, लेकिन भारत और लीग ऑफ अरब स्टेट्स की जो पार्टनरशिप है वो इसके बियॉन्ड है। पिछले एक डेकेड में, मतलब पिछले 10 साल को अगर देखा जाए, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड सिक्योरिटी जो है वो इमर्ज होके आए हैं एज क्रूशल एरियाज ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन भारत एंड लीग ऑफ अरब स्टेट्स। कैसे? कि अगर हम देखें कि कई मेजर एग्रीमेंट जो हैं वो साइन हुए 2008 में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन की ओमान के साथ, और इसके साथ ही ओमान पहला ऐसा कंट्री बना जिसके साथ भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इस रीजन में। 2015 में सिमिलर अग्रीमेंट जो है वो UAE के साथ, 2019 में सऊदी के साथ, 2023 में इजिप्ट के साथ, और 2025 में हाल ही में कतर के साथ हमने ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत और लीग ऑफ अरब स्टेट्स का जो रिलेशनशिप है, दैट हैज डेप्थ, दैट हैज स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस विद द रीजन, ये तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखिए, इसी की पिलर्स में क्या कहते हैं ऑथर के, भारत ने जो है रैली भी किया है, भारत ने समर्थन जो है बढ़ाने का काम भी किया है इसी रीजन के लिए। कौन से रीजन के लिए? लीग ऑफ अरब स्टेट्स वाले रीजन के लिए, अरब पूरे कंट्रीज के रीजन के लिए, अलग अलग फोरम्स में, अलग अलग ऑथर कहते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स में, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, या जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO हो गया। और इसी के चलते सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंसेस देखने को मिलती हैं स्ट्रैटेजिक विजन में इन सभी देशों के, इंक्लूडिंग भारत। जैसे कि ये कहते हैं कि इंडिया का जो विकसित भारत 2047 मिशन है, सऊदी का विजन 2030 है, जिसमें 8 में से भारत भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी का इस विजन 2030 में। फिर UAE का सेंटेनियल 2071, कुवैत विजन 2035, ओमान विजन 2040। तो इन सब में जो है ये क्या दिखती है कि एक सिग्निफिकेंट, एक अच्छा कन्वर्जेंस है, कि ये सारे एक जैसा विजन शेयर करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। चलिए फर्दर फिर ऑथर कहते हैं कि देखिए, ये तो होगी सिक्योरिटी वाली सारी बात। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर अगर एक बार वापस आए, तो ये निश्चित तौर पे बेडरॉक है रिलेशनशिप का, यानी आप कह सकते हो कि ये जो है मेन स्टे है रिलेशनशिप का बिटवीन लीग ऑफ अरब स्टेट्स एंड भारत। एंड इट हैज ऑल्सो स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। कैसे? ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया है कि चाहे हम कोविड-19 पैंडेमिक देखें या अभी के डिसरप्शंस देखें, हमारा जो ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप है अरब लीग के साथ वो स्थिर रहा है। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो पास करता है सुएज कैनाल, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन वाले रास्ते से। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ सी, ये इधर आ गया, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इस तरफ जो है ये भारत है। ठीक है, मतलब टूवर्ड्स दिस साइड, टूवर्ड्स फर्दर ईस्टर्न साइड वी हैव भारत लोकेटेड। इस मैप में स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। सो ये कह रहे हैं कि यहाँ से दिस हेयर यू कम, यू सी द गल्फ ऑफ एडन, ये जिसको मैं अंडरलाइन ये सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से होते हुए आप आते हैं इधर रेड सी के अंदर ये, और उसके बाद लेट मी जस्ट जूम इन, रेड सी के बाद फिर ये आपको दिख रहा है ऊपर, ये है मेडिटेरेनियन सी,
एंड ये बीच में है आपका ये वाला जो स्टार दिख रहा है आपको रेड वाला, ये आपका है सुएज कैनाल, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ऑथर कह रहे हैं कि देखिए ये हमारा इस रास्ते से होते हुए यहाँ से ऐसे ये होते हुए ट्रेड जो है यहाँ तक हम इस रास्ते को यूज करते हैं। मेजर ट्रेड हमारा एक्सटर्नल जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो इसी रास्ते से होके गुजरता है। तो बायलैटरल ट्राइज अगर आंकड़े देखें तो इस पूरे रीजन के साथ हमारा जो ट्रेड है वो है ओवर $240 बिलियन। ठीक है, एंड इस रीजन में ओमान के साथ हमारा सीपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यूएई के साथ हाल ही में हमने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। एंड अगर यूएई के साथ हम देखें तो 2025 में ऑलरेडी जो है बायलैटरल ट्रेड हैज क्रॉस्ड $115 बिलियन, $115 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड जो है 2025 के अंदर हुआ है। और टारगेट जो है इसको करने का है $200 बिलियन बाय 2030। ये तो हाल ही में हमने एक और वीडियो में डिस्कस भी किया था, इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सीपा। ठीक है, प्लस अगर हम ये देखें कि इन कंट्रीज ने भारत में इन्वेस्टमेंट की जो कमिटमेंट्स दी हैं वो भी अच्छी खासी हैं। जैसे यूएई $75 बिलियन, सऊदी ने $100 बिलियन, कतर ने $10 बिलियन, मोस्टली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेट करती हैं। फिर अगर इस रीजन से भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो देखें तो दैट इज मोर देन $2.5 बिलियन। तो अच्छे खासे यहाँ पे आप कह सकते हो कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप है इंडिया एंड अरब लीग का। ऑलराइट, फर्दर ऑथर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आगे ये ट्रेड और टाइज जो हैं ये ग्रो कर रहे हैं, कनेक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे उभर के आ रहा है टू इंश्योर स्पीड, टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन एंड भारत। तो इसमें ये जिक्र करते हैं IMEEC का, आईमेक का, विच इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको 2023 में जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था उस समय हमने लॉन्च किया था दिल्ली में। एंड दिस गेन्स सिग्निफिकेंस एंड इज लाइकली टू बी डिस्कस्ड एट दिस पर्टिकुलर मीटिंग, जो अभी हमारी लीग ऑफ अरब स्टेट्स के साथ हो रही है 30-31 जनवरी 2026 वाली। फिर ऑथर कहते हैं कि फिनटेक जो है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है, वो एक और एरिया ऑफ म्यूचुअल कन्वर्जेंस के तौर पे जो है उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे? देखिए, एक तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने पुश किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डीपीआई। डीपीआई क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किस चीज के लिए? स्पीड के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रांजैक्शंस के अंदर के जल्दी हो पाए और ट्रांसपेरेंट हो ट्रांजैक्शंस, जिसके लिए रुपे कार्ड जो है उसको लॉन्च किया गया था यूएई में 2019 में, राइट, जो हमारा इंडिजिनस पेमेंट गेटवे है रुपे। 2023 ऑनवर्ड जो है भारत के रुपए को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया दुबई के एयरपोर्ट्स के ऊपर एज लीगल करेंसी, जो एक और इंटीग्रेशन था। एंड इंडिया और यूएई ने ऑपरेशनलाइज कर दिया था रूपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, रूपी को प्रमोट कर रहे हैं कि हम अपने करेंसी में ही जो है यहाँ पे पेमेंट्स को सेटल कर पाए, हमें किसी और की कंट्री या किसी और कंट्री की करेंसी की जो है आवश्यकता ना पड़े, हम आपस में ही जो है द्विपक्षीय या रीजन के कंट्रीज के साथ ही ट्रेड और अपने फाइनेंशियल सेटलमेंट जो है वो कर लें करेंसीज के अंदर। फिर वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ये भारत का जो यूपीआई है, इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलग अलग कंट्रीज में, LAS के, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड फर्दर ये कहते हैं ऑथर के इट इज लाइकली टू ग्रो फर्दर इन दी LAS कंट्रीज वेरी सून। तो भी देखने को मिलेगा कि आजकल में जो मीटिंग होती है ना। चलिए फर्दर फिर ऑथर कहाँ लेके जाते हैं हमें, इसी में एनर्जी के ऊपर, कि एक और क्रिटिकल एरिया जो है, क्रिटिकल पिलर जो है भारत और अरब लीग के या लीग ऑफ अरब स्टेट्स के पार्टनरशिप का, वो है एनर्जी। सो रीजन अगर हम देखें, ये जो अरब लीग वाला रीजन है अरब स्टेट्स का, ये केटर करता है 60% हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को, 70% हमारी नेचुरल गैस की इंपोर्ट्स को, एंड मोर देन 50% ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो आप ये खुद ही समझ सकते हैं यहाँ पे कि भारत की एनर्जी नीड के लिए भी ये क्रूशल है। देन फर्दर इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो हैं वो टॉप 3 एक्सपोर्टर्स हैं क्रूड ऑयल के आज की डेट में हमारे। फर्दर यूएई ने साइन किया है एग्रीमेंट विद इंडिया टू स्टोर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया, operationalized with an initial investment of $400 million
डॉलर्स के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो स्टोर करने के लिए यूएई भारत के साथ जो है यहाँ पे उसने एक समझौता किया है साइन। फिर कतर 78 बिलियन डॉलर एलएनजी डील जो उसने साइन किया 2024 में, इसने assured import of 7.5 million tons of LNG per year for another 20 years। ये एक और क्रिटिकल लिंक ऐड करता है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो आप ये देखिए कि एनर्जी जो है that has become a crucial link between India and LAS। फिर इसके साथ साथ एडनॉक यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो यूएई का है, इसने 2023 में इंडियन ऑयल के साथ एक एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 1.2 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम अगले 14 साल के लिए, है ना। और इसमें तो हमारी और अभी यूएई के साथ जो है एंगेजमेंट्स इंक्रीज ही हुई हैं आफ्टर वी हैव साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सीपा। चलिए फर्दर फिर ऑथर कहते हैं कि देखो यहाँ पे अब जो है पोर्ट ऑफ दुक्म यानी कि सिक्योरिटी और डिफेंस जो है ये बताते हैं कि और एक इम्पॉर्टेंट पिलर के तौर पे उभर के आया है। एंड इंडिया ने डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो लीग ऑफ अरब स्टेट्स में कईयों के साथ किए हैं, इंक्लूडिंग ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, एंड दे आर ग्रोइंग। कि बाकी जो LAS कंट्रीज हैं उनके साथ भी आगे हम डिफेंस पैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट कर रहे हैं इंडिया और LAS, जैसे कि ये कहते हैं कि अग्रीमेंट भारत का ओमान के साथ हुआ ओवर द दुक्म पोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको, ये रहा द पोर्ट ऑफ दुक्म, ये गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ये अभी हम देख के आए थे बाकी जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं हमारे लिए यहाँ पे। तो इसमें कहते हैं कि ये क्रिटिकल एडवांटेज ऑफर करता है भारतीय नौसेना को उसके अपने ऑपरेशंस के लिए इन द रीजन, वाइल आल्सो अलाउइंग इंडियन नेवी टू कीप अ डिस्क्रीट वॉच ओवर द एक्टिविटी ऑफ चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का नेवी है, चाइना का PLA नेवी। ठीक है, तो उस हिसाब से भी जो है ये पूरा यहाँ पे एक प्रेजेंस हमारी बहुत मायने रखती है। चलिए फर्दर आर्टिकल में ऑथर क्या कहते हैं कि देखिए सिक्योरिटी और डिफेंस जो है ये हम इसी में बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रो किया है। थ्रेट ऑफ एक तो ईरान का जो वॉर है, फ्यूचर ऑफ गाजा कैसा रहेगा पीस प्रोसेस वाला, ये कॉमन एरियाज हैं सिक्योरिटी के कंसर्न के लिए, चाहे हम हमारी बात भारत की बात करें या फिर हम LAS की बात करें। मोस्ट LAS कंट्रीज जो हैं दे आर कंप्लीटली इन सिंक विद हमारी जो फाइट है अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। एंड इन्होंने कंडेम भी किया है पास्ट में, चाहे उरी वाला, पठानकोट वाला, पुलवामा वाला, या हाल ही का जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट पहलगाम का टेरर अटैक भारत में किया। और सब जानते हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो है अटैक्स जो थे। ठीक है, प्लस जॉइंट प्रोडक्शन डिफेंस इक्विपमेंट का और एक्सपोर्ट जो है की वेपन प्लेटफॉर्म्स के, सच एज जो तेजस हमारा LCA है, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, या हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, आर्टिलरी गन्स हैं, ये भी इमर्ज कर रहे हैं एज इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन फॉर LAS कंट्रीज। देखो जिस हिसाब से दुनिया में पूरी उथल पुथल मची हुई है, हर एक कंट्री जो है वो चाहता है कि और वो कुछ अपने सिक्योरिटी एपरेटस में चीजें ऐड करे, तो उसके चलते दे आर लुकिंग अप टू भारत के जो है हमारे साथ इस पर्टिकुलर डोमेन में ये कुछ सपोर्ट चाह रहे हैं, जो ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे। प्लस साइबर स्पेस और ड्रोन, दे आर द फ्यूचर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें जो है हम डोमेस्टिकली भी अच्छा कर रहे हैं। DRDO इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब इन इट, है ना। चलिए तो फर्दर इसमें कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए ऑथर क्या कहते हैं, लुकिंग अहेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन भारत एंड द लीग ऑफ अरब स्टेट्स, अरब देशों की लीग, कि जैसे जैसे भारत जो है वो ग्रो कर रहा है इनटू अ मेजर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर, अरब लीग का जो रीजन है इट फॉर्म्स अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल मैट्रिक्स। प्लस LAS कंट्रीज के लिए भी इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पार्टनर के तौर पे उभर के आया है ओवर द पास्ट ईयर्स। तो जो कंट्रीज हैं दोनों रीजन के, दे मे बी सेपरेटेड बाय द अरेबियन सी बट दे आर जॉइंड बाय हिस्ट्री, डेस्टिनी, ट्रस्ट एंड ग्रोइंग ब्रदरहुड। फिर मीटिंग जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की LAS के न्यू दिल्ली में, इट ऑफर्स द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्ज क्लोजर टाइज एंड सीक न्यू एवेन्यूज ऑफ एंगेजमेंट। तो इस तर्ज पे जो है ऑथर कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अवर एंगेजमेंट विच इज गोइंग टू बी फर्दर एनहांस्ड विद द लीग ऑफ अरब स्टेट्स। ठीक है,
चलिए, तो इसी के साथ आज का संपादकीय करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड रुद्रनॉमिक्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर्स जो हैं दे आर वेरी क्रूशियल फॉर आवर ग्रोथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।